नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया अहेड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को 4 साल से फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है। अगले 5 साल तक फ्री में राशन की सुविधा फिर से मिलने वाली है। दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। भारत और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा और अगले 5 वर्ष तक ये राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को। ये जो नया भारत है, बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के 10 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को बीजेपी का टिकट मिला है। बलिया से चंद्रशेखर के बेटे को टिकट मिला है। बलिया से नीरज शेखर, बड़ी खबर इस वक्त की। और प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी, मैनपुरी से जयवीर ठाकुर, फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया। गाजीपुर से पारसनाथ राय को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कट चुका है। चंडीगढ़ से संजय टंडन लड़ेंगे चुनाव। रीता बहुगुणा को भी बीजेपी का टिकट नहीं मिला है। तो ये टिकट की लिस्ट सामने आ चुकी है। 10 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। कई नए चेहरे और कई बड़े चेहरों का टिकट कटा है। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। चंडीगढ़ से संजय टंडन का टिकट उन्हें दिया गया है। गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया। तो ये बीजेपी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। मैनपुरी से जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है। उधर समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मनरेगा मजदूरी बढ़कर 450 रुपए करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसके अलावा सपा ने कहा है कि महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त की शिक्षा मिलेगी। और सपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मैनिफेस्टो में शिक्षा का बजट 2 गुना करेंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। सेना में स्थायी भर्ती होगी, यानी कि अग्निवीर योजना को खत्म करने की नीति इसमें जारी की गई है। पुरानी अग्निवीर नीति को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, सपा ने कहा है। प्राइमरी शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। यूपी में गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। 2025 तक जाति जनगणना का वादा भी किया है। और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार,
न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा चल रही है, सुनते हैं। मेरठ में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। ऐसे ही विकास के कार्य वहां पर भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है, कभी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए थे इस दोहरी व्यवस्था के खिलाफ और 70 वर्षों तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस व्यवस्था को दफन करके इस व्यवस्था को बनाए रखा। आतंकवाद पनपता रहा, देश को डंक मारता रहा, निर्दोष लोग मरते रहे, देश का विकास बाधित होता रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, 70 वर्ष के बाद भारत माता के महान सपूत से नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी व्यक्तित्व देश के पास आया, जिन्होंने कश्मीर के इस दंश को समाप्त करते हुए धारा 370 समाप्त किया। और जो भाजपा के कार्यकर्ता दशकों से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, आज उस कश्मीर को भारत का भिन्न हिस्सा बना करके मोदी जी ने साबित कर दिया है कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। बहनों और भाइयों, यही स्थिति आज 140 करोड़ का भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है तो 140 करोड़ भारतीयों को वहां सम्मान मिलता है। लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान का भाव पैदा हुआ है। ये भी मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं कोई सिलेंडर किसी दुर्घटना से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान परस्त तत्व का हाथ हो और फिर एयर स्ट्राइक में देने के लेने पड़ जाए पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ये सारे और पराक्रम भारत का जो देखने को मिल रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हुआ, हाईवे, रेलवे, मेट्रो। तो मेरठ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से मिल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। बीजेपी की लहर है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारे एक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे एक एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बीजेपी की लहर चल रही है
उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है, उनके पास नीति और एजेंडा नहीं है, वो 0 सीट पाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उधर गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा से इंडिया अहेड ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार भी जनता बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। गौतम बुद्ध नगर से मौजूदा सांसद और भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ है, जो कि देखिए जगह जगह दौरे भी चल रहे हैं। सर, तैयारी क्या है जीत की? देखिए, आपको जोश दिखाई दे रहा है। हाँ। देश भर में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की जीत निश्चित है, हाँ। तो हम तो उसका हिस्सा हैं। हाँ। तो हम लोगों का, आपने इस क्षेत्र का देखा होगा कितना लोगों का अच्छा, प्यार है। भाजपा काफी प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, उनकी कोई रैली जनसभा नजर नहीं आ रही। क्या प्रत्याशियों को उनके हाल पे छोड़ दिया? अब देखिए, जो उनकी स्थिति आप खुद समझ चुके हैं। हाँ। 3 बार दोनों पार्टियों को प्रत्याशी बदलने पड़े, हाँ। तो वो अपना प्रत्याशी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो जीत और हार तो उनके लिए दूसरी चीजें हैं। लेकिन उनके नेता तो ये कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ में पूरे देश में उबाल है। देखिए, जब उनके पास कुछ कहने का नहीं अखिलेश होता यादव की तो बात कर रहे हैं। बातों से, शब्दों से बात कहने से क्या, लेकिन जमीन पर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, इस बार गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, जो अभी पिछले सालों में नहीं कुछ कर काम पाए? अपने क्षेत्र में लगभग 1 लाख करोड़ के काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सुशासन में पूरे हुए हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में। और भी जो कुछ बचे हुए काम हैं, जैसे किसानों की आबादी का समस्या है, सिटी बस सर्विस की समस्या है, बिल्डर बायर की समस्या है, रजिस्ट्री की समस्या है, किसान की आबादी, और इन सभी विषयों को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। एक एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप जो आप लोगों के ऊपर लगातार लग रहा है, विपक्षी लगा रहा है कि जेल में डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग डर गए। देखिए, वो अपनी एजेंसियों को फ्री हैंड ही नहीं देते थे, काम करने के लिए देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एजेंसी फ्री हैंड करेगी तो सबसे पहले वही जेल में जाएंगे। हाँ। जो अब किस वक्त हो रहा है। हाँ। तो फ्री हैंड की दुरुपयोग तो छोड़िए, उसका उपयोग ही नहीं करने देते थे, पिंजरे में बंद करके रखते थे उन एजेंसियों को। हाँ। तो देखिए, यहाँ आप गौतम बुद्ध नगर से सांसद और भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अजय के साथ आंचल यादव, इंडिया हेड, गौतम बुद्ध नगर। उधर बुलंदशहर के बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह से हमारी संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है। 2024 का रण जो है वो शुरू हो चुका है और इंडिया हेड की टीम पहुंची है बुलंदशहर। बुलंदशहर में बात करते हैं भोला सिंह, जो कि मौजूदा सांसद है भाजपा से और भाजपा से प्रत्याशी भी हैं। बात करते हैं क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि तैयारी जीत की के साथ साथ देखिए जनता के कौन कौन से काम रह गए हैं उनको पूरा करने का एक टारगेट भी होता है। भोला जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पे आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि एक बार फिर से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है और आपको कैंडिडेट बनाया है। लेकिन बहुत सारे काम आपने किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी रहते हैं जो अभी करने बाकी। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करना चाहते हैं? देखिए, बुलंदशहर में एक ऐतिहासिक काम जो पिछले 70 सालों में देश की आज़ादी से लेकर 63 साल कांग्रेस और यूपी के शासन में नहीं हुए, बहुत सारे काम इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा हुए। एक बहुत बड़ी मांग बुलंदशहर में अच्छे अस्पताल की थी, लेकिन अस्पताल की मांग के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकार्पण करके गए 25 जनवरी को। अपने यहाँ के लोगों को पासपोर्ट ऑफिस की दिक्कत थी, पासपोर्ट ऑफिस खुला है, केंद्रीय विद्यालय डबसुट में हुआ है। अपने क्षेत्र के हर गाँव में इंटरनेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ होकर धरातल तक पहुँची है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ पहुँची हैं। आगे के 2 काम हैं, ESI हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका है, जगह अलॉट हो चुकी है। आने वाले 5 साल में वो भी बनकर तैयार हो जाएगा, 5 साल नहीं लगेंगे उसमें। इस बार जीत का टारगेट क्या तय किया है? जीत का टारगेट तो हमारी जनता तय करती है। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ वैष्णो देवी से सीधा बुलंदशहर आए थे उसी दिन। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत ही स्नेह बुलंदशहर से है। आदरणीय बाबूजी की कर्म भूमि बुलंदशहर रही है, बाबूजी सांसद रहे यहाँ से कल्याण सिंह जी। और 6,21,000 वोट 2014 में यहाँ की जनता ने देकर ये लोकसभा जीती थी। अब की बार 2019 में 6,81,000 वोट दी थी और अब की बार मुझे लगता है कि आंकड़ा 8 लाख से ऊपर क्रॉस करेंगे और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ में ये सीट जीतकर मोदी जी की झोली में जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा वालों की जमानतें जब्त हो जाएगी। आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से भाजपा पे। विपक्ष के पास मुद्दा विहीन, आंकड़े विहीन विपक्ष है
जो विपक्ष अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहा है, रोज प्रत्याशी चेंज कर रहा है, उनके राष्ट्रीय नेता कहाँ से लड़ेंगे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी उनकी स्थिति है तो क्यों प्रदेश छोड़ के भग रही है कांग्रेस, क्यों अखिलेश जी नहीं बता रहे कहाँ से लड़ेंगे। वही देखिए, ईडी को लेकर भी आप लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ईडी का आप लोग चुनाव से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे विपक्ष को चुनाव प्रचार करने से रोका जा सके। ये इस्तेमाल नहीं है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का एजेंडा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और जिन लोगों ने इस देश के गरीबों की संपत्ति को लूट कर उनके अधिकारों को हनन करके अपनी तिजोरियां भरी हैं, उन पे कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को बाहर लाके वो संपत्ति जनता के बीच में दी जाएगी, उनके विकास के लिए लगेगी और उन पे कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये देखिए बुलंदशहर से आप प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। हम देख रहे हैं कि पहला चरण लगभग खत्म होने की तरफ है और सपा कांग्रेस का गठबंधन होता है और दोनों ही लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों ही पार्टियों के, वो कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं। ये माना जाए कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को जो है राम भरोसे छोड़ दिया। वो स्थिति साफ है उनकी, वो उनको जान चुके हैं। कभी चाचा को कहीं से उतारते हैं, फिर भतीजे को कहीं से उतारते हैं, फिर भाभी को कहीं से उतारते हैं, फिर उनको वापस करते हैं। उनकी पार्टी के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज कर रहे हैं, अखिलेश जी को, कि आप लड़िए, रामपुर आइए, यहाँ लड़िए। तो जाते क्यों नहीं, कहीं तो तय करें कहाँ लड़ना है। प्रियंका क्या नाम है, राहुल गांधी क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं आए, क्यों केरल चले गए लड़ने के लिए? उनको भी लड़ना चाहिए था यहाँ से। प्रियंका जी को भी लड़ना चाहिए। सोनिया जी क्यों चली गई राज्यसभा, उनको भी लड़ना चाहिए था। अच्छा, सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से जो है कहीं ना कहीं देखिए एक तगड़ा झटका लगा है। जो गिरफ्तारी वाली उनकी याचिका एक डली थी वो भी जो है वो खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। चुनौती देने वाली केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को मूर्ख बना के 2 बार सीएम बन गए। जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन करते थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने आंदोलन किया अन्ना जी के साथ में, आज उसी कांग्रेस के साथ में गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका कोई ना कोई इनका ईमान है, ना कोई इनका धर्म है, ना इनकी कोई जुबान की वैल्यू है। अपने बच्चों की ख़त्म खा जाते हैं पब्लिकली कि मैं अब कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, फिर क्यों कांग्रेस के साथ हैं आज। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव बिहार से हैं, अब कह सकते हैं कि अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में एक आरोप भी उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस के साथ में विलय करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन पहले कह सकते हैं ना कि दिल्ली आए थे और कांग्रेस से देखिए उनका हाथ थाम लिया था कि चुनाव लड़ेंगे, सीट मिलेगी लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने गलती बताया इसको। पप्पू यादव जी पहले सांसद रहे हैं, इससे 2014 से 19 में निर्दलीय सांसद थे। उनकी पत्नी कांग्रेस की सांसद थी, आज वो राज्यसभा है कांग्रेस से। तो कांग्रेस में और उनमें दूरियां तो नहीं लगती हैं कि पत्नी कांग्रेस की सांसद है, वरिष्ठ नेता है और अभी राज्यसभा है, एक ही घर में रहते हैं। तो कैसा झगड़ा है ये समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं पप्पू जी भी। पप्पू जी पप्पू बना रहे हैं, मतलब दूसरे उनके साथ में मिलके जनता को, कि पत्नी उनकी कांग्रेस की इतनी वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, पहले कांग्रेस से सांसद, तो कैसी दूरी है? तो दूरी पहले भी नहीं लगती थी। कितनी सीटें इस बार मान रहे हैं? जो मोदी जी का संकल्प है 400 पार का, निश्चित ही 400 पार पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। 80 के 80 सांसद मोदी जी के साथ खड़े होंगे 2024 के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप बुलंदशहर से भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अजय के साथ आंचल यादव, इंडिया हेड, बुलंदशहर। उधर बीजेपी ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी से प्रत्याशी घोषित किया है। जयवीर सिंह ने इंडिया अहेड से टिकट घोषित होने के बाद खास बातचीत की है, सुनिए। लगातार इस बात के कयास लगाई जा रही थी कि मैनपुरी से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि सपा का गढ़ है और लगातार इस बात का चर्चा भी था। लेकिन जयवीर सिंह को लेकर चर्चा भी था। इंडिया हेड ने कल ये भी बात किया था। जयवीर सिंह ने इस बात को हालांकि टालते हुए इसको अलग लेके चले गए, लेकिन अभी खुद एक्सक्लूसिव में इस वक्त जयवीर सिंह इनसे बातचीत करते हैं। जयवीर जी, टिकट बधाई, अपने नेतृत्व को बधाई, उनके विश्वास पर बधाई जिन्होंने सिपाही की सुन ली। एक सिपाही पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए बड़ी बड़ा गढ़ में आपको चुनौती है। सबसे मजबूत गढ़ जो कहा जाता है सपा का, उस पर हम लोगों को विश्वास व्यक्त किया है। 89 से लगातार कब्जा, 96 में मुलायम सिंह। क्या लगता है कि जयवीर सिंह इतना आसानी से जीतेंगे? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का और मैनपुरी की जनता का इस समय आदरणीय मोदी जी और योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा जन विश्वास है और पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और हम समझते हैं कि मैनपुरी का गढ़ अभी नहीं हमने तोड़ा। लगातार 20-25 बल्कि 30-35 साल से समाजवादी पार्टी के इन्हीं के सगे रिश्तेदार संबंधियों से ही मेरा मुकाबला हर चुनाव में हुआ है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमेशा हम लोगों को सफलता मिली है। मैनपुरी सदर, जहाँ से मैं MLA हूँ,
वहां से भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। तो उससे मुलायम पहले सिंह के यादव का अभी जब उनका हुआ डेथ, तो उसके बाद से लगातार देखा गया कि किस तरीके से सहानुभूति का पूरा माहौल था, और डिंपल यादव जिस तरीके से मार्जिन से जीती, वो आपको नहीं लगता कि ऐतिहासिक है? और चुनौती बहुत ज्यादा है। वो स्थितियां, वो परिस्थितियां, वो समय अलग था, परिस्थितियां अलग थी। मतलब सपा के गढ़ पे कब्जा 100% सपा। आप बहुत कॉन्फिडेंस में, अब डिंपल यादव प्रचार करिए, अभी आपको भाजपा टिकट दे रही है, आप तो प्रचार भी अभी नहीं कर पाए। मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है। और एक और आपको नई चीज बता दूं कि जहां से अखिलेश जी बगल की सीट से इस समय एमएलए हैं, उससे मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ। मैनपुरी सदर से इस समय एमएलए हूँ। अब निश्चिंत रहिए, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। पूरा चुनौती। हाँ, पक्का चुनौती। ये थे जयवीर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा का कमल खिलना तय है, कोई सपा का गढ़ है, कोई उसका किला नहीं है, ध्वस्त इस बार पूरी तरीके से। कैमरा आशीष कश्यप के साथ में जय सिंह, लखनऊ। उधर मैनपुरी में 21 लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया की तैयारी पूर्ण हुई। वहीं नामांकन प्रक्रिया में 3 लेयर की पुलिस की तैनाती की जाएगी। तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हुई है। कचहरी परिसर में जिलाधिकारी कोर्ट में लोकसभा चुनाव के नामांकन होंगे। बता दें, तीसरे चरण के लिए नामांकन 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैनपुरी में नामांकन प्रक्रिया पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हुई है। खबर लखनऊ से मिल रही है। हलाल प्रकरण में मौलाना मदनी से पूछताछ हुई है। मौलाना महमूद असद मदनी से फिर पूछताछ होगी। एसटीएफ ने ईद के बाद पूछताछ के लिए बुलाया है। शेल कंपनियों में निवेश करने का शक जताया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन से कमाई निवेश करने का शक जताया गया है। एसटीएफ ने फरवरी में 2 दिन पूछताछ की थी। तो एसटीएफ ने ईद के बाद पूछताछ के लिए बुलाया है। मौलाना मदनी से फिर पूछताछ होगी। हलाल प्रकरण में ये पूछताछ की जानी है। मथुरा में नवरात्रि के दूसरे दिन फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। जिले के अलग अलग गांवों से लोगों के बीमार होने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें, फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की सबसे पहले सूचना थाना जयंत क्षेत्र के बाटी गांव से आई। करीब 30 से ज्यादा लोग बीमार हुए, जिनको आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार होने वालों में महिलाएं ज्यादा हैं। बाटी गांव में फूड पॉइजनिंग की सूचना मिलने के बाद विकास नगर एक्टिव हुआ। यहां भी 20 से ज्यादा लोग बीमार हुए और जिला अस्पताल सहित अलग अलग अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया गया। सीएमओ ऑफिस में नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव ने बताया, पानी गांव से भी सूचना मिली है, यहां पर भी टीम भेजी गई। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोगों के बीमार होने की आशंका नवरात्रि में कुट्टू के आटे से बनी चीजें खाने की वजह से हुई हैं। देखिए, विकास नगर में और द्वारकेश नगर में टोटल 14 लोग आए हैं। इनसे अभी बातचीत की गई। इनका कहना है कि कल एक पर्टिकुलर दुकान से इन्होंने कुट्टू का आटा खरीदा था, उसकी पकौड़ी बनाई थी। खाने के बाद से इनकी तबीयत खराब हुई है। निश्चित रूप से ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि जो कुट्टू का आटा था वो कहीं ना कहीं पॉइजनस था। उसकी क्वालिटी बेटर नहीं थी। हमने अपनी टीम भेज दिया है मौके पर, वहाँ पर जा रही है, सैंपल ले रही है और जो भी दोषी दुकानदार है उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। और मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि कुट्टू का आटा खरीदने में थोड़ी सावधानी बरतें। बाकी हमारी टीम आज बिल्कुल सक्रिय है। जहां भी इस तरह की कोई शिकायत आएगी हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारे कठोरतम नियम कानून है उसके तहत हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ऐसे शॉपकीपर से भी मेरी अपील है कि बाध्य न करें प्रशासन को। इस तरह की अगर कोई सामग्री हो तो उसको स्वतः विनष्ट कर दें, जिससे आम जनमानस को किसी भी तरह का नुकसान हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।